कि इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान में फैल गया है और हिंदुस्तान को मोदी सरकार जो है इस्लामोफोबिया के नाम पर जीतना चाहती है, जबकि अपने षड्यंत्र में ये लोग कामयाब नहीं होंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज हम कई इश्यूज पर एक साथ बात करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते में कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें कुछ और गहराई से जानने की जरूरत है। एक तो कश्मीर पर बनाई गई कश्मीर फाइल्स फिल्म है जो चर्चा में है। उसमें यह बताया जा रहा है, एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री जी खुद प्रमोट कर रहे हैं ये कहते हुए कि नई नस्लों का हिस्ट्री को जानना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि एक तरफा दिखाई गई है और इसमें नफरत फैलाने का इंतजाम ज्यादा है। कुछ लोगों का कहना है कि 2024 और उससे पहले के जो इलेक्शन होने वाले हैं उन सब में बीजेपी फायदा उठाना चाहती है। दूसरी जो बड़ी खबर चल रही है इस वक्त वो ये कि कांग्रेस में उठापटक जैसी हालत है। गांधी फैमिली को कुछ लोग हटाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि गांधी फैमिली लीड करे। नाराजगी है कि इलेक्शन हार गए, बिल्कुल एक तरह से सफाया होता जा रहा है। अभी सिर्फ 2 स्टेट्स में उनकी हुकूमत है। आगे आने वाले वक्त में पार्टी किस हालत में रहेगी, क्या होगी, ये बहुत ही अहम है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है जिसमें सरदार भगवंत सिंह मान बताया जा रहा है चीफ मिनिस्टर का नाम, और सरदार बाकायदा लिख करके उसमें दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या कुछ है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है रविंदर कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के। रविंदर कुमार जी, आप इस कश्मीर फाइल्स के चारों तरफ जो कुछ विवाद है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ है इसका मकसद, टाइमिंग, और जो कुछ इसमें दिखाया गया है उसका क्या कुछ मकसद है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी ने कश्मीर फाइल फिल्म पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि अब तक सच को छुपाया गया था जो इस फिल्म से दिखता है। मजे की बात यह है कि ये फिल्म जो है सच को कम छिपाती है और ये जो है झूठ को ज्यादा फैलाती है। और यही बात है कि कश्मीर फाइल फिल्म जो है दरअसल कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे को लेकर मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाती है। और इसीलिए ये फिल्म जो है शुरू से आखिर तक झूठ का पुलिंदा है। जो भी आदमी इसे देखेगा, जो इतिहास को जानता है, जो अखबार को पढ़ता है, जो भी थोड़ा समझदार आदमी है, वो समझेगा कि ये सारी की सारी फिल्म झूठ पर आधारित है। जिस समय की ये घटना दिखाती है कि 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में पंडितों के साथ जो है अत्याचार हुए, उनके साथ जो है हर तरह के अमानवीय बर्ताव हुए, उनको, औरतों को जो है उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके शरीरों को काटा गया। ये सारी बातें अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप समझिए उस समय सरकार किसकी थी। कश्मीर फाइल शब्द से लगता है जैसे कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ये सरकारी फाइलों को निकाल कर दिखाया जा रहा है और इसीलिए लोगों को लगता है कि ये सच है। लेकिन नाम के भरोसे अगर आप देखें तो उस समय 10 नवंबर 1989 को, यानी कि 2 महीने पहले, देश में वीपी सिंह की सरकार बनी थी जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है गृह मंत्री थे, राज्यपाल जो थे जगमोहन थे। और उस समय की परिस्थिति में अगर आप देखें तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1 महीने बाद ही गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का जो है अपहरण हुआ था। और जब रूबिया सईद का अपहरण हुआ तो पूरे देश में एक वातावरण बनाया गया और तब फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुलेआम कहा था कि मैं किसी भी आतंकवादी को रूबिया सईद के बदले में छोड़ने के पक्ष में नहीं। और इसीलिए उन पर दबाव बनाने के लिए जगमोहन ने पूरा दबाव बनाया, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दबाव बनाया। उसके साथ साथ आपको 2 आदमियों के नाम और याद दिलाना चाहता हूं। एक तो आरिफ मोहम्मद खान थे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे वीपी सिंह के टाइम में और आज के समय में केरल के राज्यपाल हैं, और आई के गुजराल थे। उन्हें दिल्ली ने श्रीनगर भेजा ताकि फारूक अब्दुल्ला पे दबाव बनाकर ये कहा जाए कि वो 5 टेररिस्टों को छोड़े। और वही आपके समय में आप देखिए कि जो आदमी टेररिस्टों को छोड़ने की वकालत करने के लिए श्रीनगर गया था, वो आज केरल का राज्यपाल है
और वहां पर जो है वो वीपी सिंह की सरकार से लेकर आज तक बीजेपी के चरणों में लेटा हुआ है। अब इसमें जो एक बड़ा किरदार है जो कि नरेंद्र मोदी है, जो करे सच छुपाया गया। आप समझिए जो राम माधव की हैसियत आज के दिनों में हम जानते हैं कश्मीर के मामलों में है। 1987 में मोदी ने राजनीति ज्वाइन की बीजेपी की, और वो कश्मीर के प्रभारी थे। वो कश्मीर में उतनी हैसियत रखते थे जितनी राम माधव की थी। और मोदी को सारी बात पता है कि जो हमला कश्मीरी पंडितों पर किया गया, जो कश्मीर के मुसलमानों पर किया गया, वो सब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया। लेकिन पाकिस्तान को पूरे के पूरे पर्दे से गायब कर कर अब ये सारे लोग, मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी भी, लाल कृष्ण आडवाणी भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी, वीपी सिंह भी, ये सब झूठ के पहरेदार हैं। और इन्होंने देश के साथ झूठ को फैलाने का, रायता फैलाने का काम किया है। और यही वजह है कि बार बार जो है ये लिखते हैं, फिल्म के पहले लिखा जाता है कि काल्पनिक फिल्म है, और उसके बाद ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं यही इतिहास है। अगर यही इतिहास है तो आपको चाहिए कि देश में स्कूलों को बंद कर दिया जाए, फिल्में दिखाई जाएं, और बच्चों को कहा जाए कि थिएटर में जाओ और वहां जो देखो वही आपको सच मिलेगा। और तब जो है देश का जो ये एक तरह से सांप्रदायिकता का नंगा नाच करना चाहते हैं, ये फिल्म उनके मंसूबों को आगे बढ़ाने वाली फिल्म है। तो ये किस तरह से, देखिए आपने आपने आरिफ मोहम्मद खान का जिक्र किया। इस वक्त आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर रहते हुए बीजेपी के हर काम को सपोर्ट कर रहे हैं, टेलीविजन चैनलों पर आ रहे हैं। अब से पहले कम से कम हम उनको ये गलतफहमी है कि मैं देश का उपराष्ट्रपति बन सकता हूं। वो उपराष्ट्रपति की दौड़ में है। ये पद लोलुप लोग जो है, जैसे कि कुत्ता जो होता है ना, जब देखता है कि शिकार सामने है तो उसकी जीभ से जो है आप देखिए कि वो जो उसके लार टपकने लगती है। तो आगे इनको लगता है, जैसे मायावती को लगता है मैं राष्ट्रपति बनूंगी, उसी तरह आरिफ मोहम्मद खान को लगता है कि मैं उपराष्ट्रपति बन जाऊंगा। और ये लोग जो है पद के लिए देश की गरिमा, देश की इज्जत, देश की शान और देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अभी जो बहुत से ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं रोजाना सोशल मीडिया पर, कि जो लोग फिल्म देख करके आ रहे हैं वो बाहर निकल करके वो बहुत ही नफरत भरे नारे, और जहां कहीं उन्हें जो भी कुछ अगर मिल जाए, अगर ऐसी हालत में फिल्म से बाहर निकलते हुए ही कोई दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान मिल जाए या बुर्के वाली औरत मिल जाए, क्या कुछ करेंगे उसके साथ। एक अजीब डरावना माहौल है। तो अब इस समय अपोजिशन पार्टियां और जो अच्छा समझिए कि चिंतन रखने वाले धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो कहां गायब हो गए, क्या हुआ? कोई गायब नहीं हुआ। सरकार समझती है कि हमने उनको गायब कर दिया है। ये जैसे 3 एक्ट प्ले होता है ना, पहले जमाने में आपने देखा होगा, जो नाटक होते थे उनके 3 अंग होते थे। पहले अंग में लगता था कि हीरो बहुत मजबूत है, दूसरे अंग में लगता था कि विलन बड़ा मजबूत है, तीसरे अंग में लगता था कि विलेन को हीरो ने मार दिया है और अब जो है हीरो हो गया। तो अब ये जो है दूसरा चरण चल रहा है। विलेन को लगता है मेरी ताकत का लोहा माना जा रहा है। आप एक बात समझिए, अनुपम खेर जो पहले लिबरल बनते थे, वो जो सेंसर बोर्ड के उनको चेयरमैन बनाया गया। और जब वो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन थे तो परजानिया फिल्म जो गुजरात दंगों पर बनी थी, 2002 के गुजरात दंगों में, जिसमें कि 2000 मुसलमानों को मारा गया था, तब इन्होंने ही उसे बैन किया था, तब इन्होंने ही उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया था। तो आप समझिए अगर सेंसर बोर्ड में भी वैसे ही लोग बैठे होंगे, वही जो एक्टिंग करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, तो ये समझिए कि सच को छुपाने में ये कामयाब तो थोड़े दिन के लिए हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है सच सबके सामने आ जाता है। और सच ये है कि यूएनओ ने अब एक डे तय किया है 15 मार्च का, ये पूरी दुनिया में मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया। और इस्लामोफोबिया डे का मतलब है कि पूरी देश में इस्लाम को लेकर एक फोबिया क्रिएट करा जा रहा है, वो चाहे क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या दूसरे धर्म के लोग हो। तो ऐसी हालत में अगर यूएनओ इसकी वो ले रहा है, रिकॉग्निशन ले रहा है, तो भारत का जो यूएनओ में हमारा प्रतिनिधि है त्रिमूर्ति, उसने उसका खंडन किया, विरोध किया, लेकिन उसकी बात को किसी ने सुना नहीं। क्योंकि जब यूएनओ एक चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान में फैल गया है, और हिंदुस्तान को मोदी सरकार जो है इस्लामोफोबिया के नाम पर जीतना चाहती है, जबकि अपने षड्यंत्र में ये लोग कामयाब नहीं होंगे। ये देखिए, कामयाब नहीं होंगे आप हम लोग कहते हैं, लेकिन बहरहाल कभी कभी नाउम्मीदी किसी हालत बनती है। अच्छा, अब चलते हैं वो कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है। कांग्रेस में G23 की बात हो रही है, गांधी फैमिली के खिलाफ माहौल बन रहा है, गांधी फैमिली इन लीडर्स से मिल भी रही है, कांटेक्ट भी कर रही है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, कांग्रेस के बारे में एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है।
1885 में सर ओ ए ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और तब से ये पार्टी जो है लगातार जिंदा है। जिंदा ही नहीं है बल्कि हिंदुस्तान पे उसने राज भी किया है। और हिंदुस्तान की जनता की आज के समय में अगर दो ध्रुवों की लड़ाई है, एक आरएसएस की लड़ाई है तो दूसरी कांग्रेस की लड़ाई है। और यही बात है कि कांग्रेस में जितने नेता हैं वो जो है आप कांग्रेस का इस्तेमाल, अपनी बैठकों का इस्तेमाल कांग्रेस के यहाँ से बीजेपी में जाने के लिए लॉन्चिंग पैड के लिए कर रहे हैं, ताकि उनको कोई अहमियत मिले, नाम आए और वो बीजेपी में शामिल हो जाए। अगर कोई आदमी किसी पार्टी में है तो मेरा मानना है कि हर पार्टी को, कांग्रेस को खासकर आज के समय में अपने नेताओं के बारे में एक ऑडिट कराना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो अपना एवेल्युएशन करते हैं, वो देखते हैं कि कोई चीज हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है। अगर वो लाइबिलिटी होती है तो उससे मुक्ति पा लेते हैं और अगर एसेट होती है तो उसे प्रिजर्व करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस को अपने 1000 नेताओं का नाम लेकर उनके बारे में अपना एक असेसमेंट करना चाहिए कि क्या ये आदमी कांग्रेस के लिए लाइबिलिटी है या कांग्रेस के लिए एसेट है। मैं ये इसलिए कहता हूं कि जैसे मेरे अगर बाल बढ़ जाए तो मैं उन्हें कटवा लेता हूँ, मेरे अगर नाखून बढ़ जाए तो मैं उन्हें कटवा लेता हूँ, मेरे दांत हिलने लगे तो मैंने जो है निकलवा के नया डेंचर लगवा लेता हूँ। तो कांग्रेस को ऐसे जो नासूर जैसे नेता हैं जो दिन रात कांग्रेस को परेशान करते हैं, सुबह दोपहर शाम, उनको बाहर निकाल देना चाहिए और उसका एक असेसमेंट करना चाहिए। और इन नेताओं के सामने एक चुनौती होनी चाहिए कि ये अपने अपने इलाके में जाकर 10,000 लोगों की रैली करें, 10,000 लोगों को इकट्ठा करें और अलग अलग जिलों में जाकर अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं। क्योंकि नेता जो होता है वो कहीं पर भी जाकर जो है चमत्कार कर सकता है। जैसे जादूगर होता है ना, उसे आप इंग्लैंड भेज देंगे वहां भी जादू दिखाएगा, दिल्ली भेज देंगे वहां भी जादू दिखाएगा, श्रीनगर भेज देंगे वहां भी जादू दिखाएगा। ऐसे पढ़ा लिखा आदमी हर एक को प्रभावित करता है। तो ये नेता जो है अपनी हद सीमा से बाहर निकले। मेरा मतलब है जैसे गुलाम नबी आजाद को कहा जाए कि वो सेलम जिले में जाकर जो है 10,000 लोगों की मीटिंग करें, आनंद शर्मा को कहा जाए कि वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जाकर जो है 10,000 लोगों की मीटिंग करें। और ऐसे ही इन सब लोगों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। और कांग्रेस को चाहिए कि अपने बाकी नेताओं पर भी इसी तरह का फार्मूला लगाए और जो नेता जनता को इकट्ठा कर सकते हैं, जो जनता की समस्या को उठा सकते हैं, उनको अपने साथ रखे, बाकियों से वो जो है एक तरह से किनारा कर। अच्छा, तो क्या आप राहुल गांधी जिस तरह से पार्टी को चला रहे हैं उसको क्या आप ठीक समझते हैं? अब तक किस तरह से उनके बारे में वो बीजेपी वालों ने पप्पू कह करके बात कहने की कोशिश की, उसके अलावा उनके लिए कह दिया जाता है कि वो कभी भी छुट्टी पर चले जाते हैं, तो ये फुल टाइम लीडर है ही नहीं। तो क्या आप राहुल गांधी के काम करने के तरीके को आप ठीक समझते हैं अब तक? देखिए, राहुल गांधी ने जब 2019 का चुनाव हुआ था तब उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि मैं ही अकेली लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। और तब उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसी हालत में राहुल गांधी की जवाबदेही आज के समय नहीं बनती। राहुल गांधी आज के समय में कांग्रेस का एमपी है और कांग्रेस संसदीय दल का एक सदस्य होने के नाते वो जो काम करता है वो अपनी ताकत से, मेहनत से करता है। और कांग्रेस की भीड़ जुटाता कौन है? दो लोगों के नाम पे कांग्रेस की भीड़ जुटती है, एक राहुल गांधी है और अब एक प्रियंका वाड्रा है। तो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के नाम पे भीड़ जुटती है, तो राहुल गांधी को इन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात, राहुल गांधी के बारे में जो पप्पू वाली बात है, तो मैं बताना चाहूंगा राहुल गांधी आज के समय में हिंदुस्तान के सबसे पढ़े लिखे राजनेताओं में से है। उससे हार्वर्ड से ग्रेजुएशन किया है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में है वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अगर आप मोदी जी का शैक्षिक रिकॉर्ड ढूंढेंगे, स्मृति ईरानी का ढूंढेंगे, राजनाथ सिंह का ढूंढेंगे, तो पता चलेगा इनकी डिग्रियां जो है एक तरह से बिल्कुल निजी है, फर्जी है, झूठी है। और ये लोग जो है खाली अपने को बूस्ट करते हैं। अगर किसी आदमी को रोज आप सुबह सुबह कहें कि भाई तू पप्पू है, तू पप्पू है, तो कहने से पप्पू नहीं हो जाता। कोई आदमी रविंद्र कुमार को पप्पू कह के देखे, मैं उसका मुंह तोड़ के बता जवाब दे सकता हूँ कि मैं पप्पू नहीं हूँ, तुम पप्पू हो। तो ये जो है राहुल गांधी एक विनम्र आदमी है, मैं जो हूँ एग्रेसिव आदमी हूँ। एक विनम्रता को अगर आप राजनीति में दुर्गुण समझते हैं तो राहुल गांधी पप्पू है। अगर विनम्रता को आप समझते हैं कि सदाचारी होना, विनम्र होना, चरित्रवान होना एक अच्छी बात है, छलिया ना होना एक अच्छी बात है, तो राहुल गांधी को आप पप्पू कह सकते हैं। अदरवाइज राहुल गांधी इज ए thoroughly gentleman, gentle politician, and he is deserving all praise from the literate people. तो ऐसे लोगों का जो पढ़े लिखे हैं, जो लिटरेट हैं, जो समाज में बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं, उनको राहुल गांधी को उसी रूप में देखना चाहिए। कोई जेंटलमैन पॉलिटिशियन है। अगर हमें लगता है कि तमाशेबाज, जमूरेबाज लोग अगर देश की राजनीति के सिरमौर हैं तो थोड़े समय तो वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आप समझिए अगर दुनिया में सभ्यता की दौड़ में आने वाले समय में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद अगर हिंदुस्तान के आज के युग को आप देखेंगे तो ये अंधा युग कहलाएगा, ये जमूरों का युग कहलाएगा, ये नाटकबाजों का युग कहलाएगा और ये युग ऐसे लोगों का कहलाएगा जिसने देश को पीछे धकेला है,
देश की अस्मिता को तार तार किया है और हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाया है जिसकी जो पूरी दुनिया में इज्जत थी वो खराब हो रही। अच्छा, अब चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब ऐसा पहला स्टेट है आम आदमी पार्टी की हुकूमत वहां जो बनी है, यानी फुल स्टेटहुड के साथ। अब से पहले वो दिल्ली की हुकूमत चला रहे, इसे आधा अधूरा स्टेट कहा जाता है। और बीजेपी सरकार ने तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही सरकार कह दिया है। तो वो अब आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से चेहरा सामने आएगा कि आखिर वो फुल स्टेटहुड वाले स्टेट में क्या कुछ कर सकेंगे। आप इस तब्दीली को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, केजरीवाल को मैं हमेशा कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बी टीम है। तो जहां आरएसएस को लगता है कि बीजेपी सफल नहीं हो सकती, लोग उससे नफरत करते हैं, वहां वो जो है आम आदमी पार्टी को उसका कैडर सपोर्ट करता है। अब जहां तक ये वाली बात है कि भगवंत मान जो है वो सिख की वर्दी पहन के, ड्रेस पहन के जो है आपको नजर आते हैं, लेकिन अगर आप भगवंत मान की 2014 की फोटो देखें तो आपको पता चलेगा कि भगवंत मान जो है कि उन्होंने केश कटा रखे थे, वो हिंदू थे और वो संसद में भी उसी रूप में गए थे। तो जब लगा कि पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा वही हो सकता है जो कि सिख होना चाहिए, तो भगवंत मान ने अपने केश बढ़ा लिए और उसने अपनी रूपरेखा वेशभूषा बदल ली। मैं ऐसा ही इसलिए कहता हूं क्योंकि एक वीपी सिंह होते थे, देश के प्रधानमंत्री थे, वो जब सत्ता में होते थे अचकन पहन लेते थे, नेहरू जी बन जाते थे और चूड़ीदार पजामा पहन लेते थे। जब सत्ता से बाहर होते थे तो उनका पजामा 1 गज वाला हो जाता था, लहराता हुआ, और मुड़े तुड़े वो जो है कुर्ता पहनते थे। तो अगर नेता अपनी ड्रेस जनता को भरमाने के लिए बदलता है तो समझ लीजिए वो जनता को धोखा देने के लिए है। और अब जो फोटो आप देखेंगे पहले दिन ही जो भगवंत मान ने नीला सूट पहनकर जो है खिंचाई है, जिसमें टाई भी लगा रखी है, जिसमें उसने वो भी लगा रखा है, कोट भी पहन रखा है, तो आप समझिए अरविंद केजरीवाल जो फटी कमीज पहनकर, टूटी चप्पल पहनकर जो अपनी फोटो खिंचाते हैं और दिखाते हैं कि मैं स्टेशन पे लेटा हूं, तो उसका जो मुख्यमंत्री है उसने अपना स्वरूप बदल दिया है। और ये जो है एक तरह से मैं कहूंगा, जिस लोगों को हम कहते हैं कि जो लोग आप तरह तरह की ड्रेस बदल कर आते हैं, ये उस तरह के बहरूपिये हैं। और बहरूपिया सरकार जो है उसका मुलम्मा बड़ी जल्दी खुल जाएगा, क्योंकि इनके पास नीति के नाम पर कुछ नहीं है। आज तक आम आदमी पार्टी ने अपनी नीति नहीं बनाई है, सिर्फ उसने कहा है कि हम 300 वाट जो है 300 बिजली का जो बिल है वो कम कर देंगे, आपको जो है पानी फ्री दे देंगे, बस में घुमा देंगे। लेकिन जब रोटी रोजी रोजगार शिक्षा इन सब की बात आएगी तब पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती। देखिए, दिल्ली में बहुत लोग उनकी सरकार से खुश हैं। बिजली का बिल आम आदमी का वो 200 यूनिट से ऊपर जाता ही नहीं, तो फ्री में बिजली इस्तेमाल कर रहा है। स्कूलों की हालत काफी अच्छी बेहतर बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि अच्छे बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो भी प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को इधर भेज रहे हैं। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने आसपास के किसी भी आदमी को देख लो, अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल से हटाकर प्राइवेट स्कूल में भेजा, कोई आदमी नहीं मिलेगा। जिस आदमी की नौकरी छूट गई है लॉकडाउन की वजह से, नोटबंदी की वजह से, जिसके पास रोजगार नहीं है, उसको बच्चे को शिक्षा देने के लिए मजबूरी में, मैं कह रहा हूं मजबूरी में, सरकारी स्कूल में भेजना पड़ेगा। कोई आदमी आज अपनी मर्जी से अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजने को तैयार नहीं है। जो ये केजरीवाल बोलते हैं, इनके सारे जो मोहल्ला क्लिनिक है उनको ऑडिट करा लो, इनके सारे स्कूलों को ऑडिट करा लो, आपको पता चलेगा 30,000 आंगनवाड़ी वर्कर रोज जो है धरने पे क्यों बैठती है केजरीवाल के घर के सामने, क्योंकि उनके किए हुए वायदों को पूरा नहीं कर रहे। केजरीवाल भी उतना ही झूठा है जितना मोदी है। सिर्फ ये है कि केजरीवाल ने अपनी एक छाप सभी बना रखी है, क्योंकि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री था तो वो हर बार के लिए कह देता था हमारे पास ताकत ही नहीं है, हमारे पास बजट ही नहीं है, एलजी हमारे काम में रोड़ा लगा रहा है। अब पंजाब में केजरीवाल की पोल 6 महीने में खुल जाएगी, ये मैं आपको कह सकता हूं। ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि केजरीवाल की जो इमेज है, जैसा कि आपने भी कहा कि वो इमेज काफी पॉजिटिव लोगों के बीच में है, और आपने ये भी बताया कि वो बीजेपी की बी टीम है। और जो कुछ आपने कांग्रेस के बारे में बताया ये भी काफी अहम है कि जो लायबिलिटी है उनको हटा देना चाहिए। और कश्मीर फाइल्स के बारे में कहता हूं, लायबिलिटी क्या होती है? घर का मुखिया होता है, घर का सबसे जो चहेता आदमी होता है, अगर वो मर जाए तो वो लाश बन जाता है, फिर हम उसे बॉडी बोलते हैं, आदमी नहीं बोलते। और तब क्या करते हैं? अब घर के सबसे प्रिय व्यक्ति को भी हम शमशान घाट छोड़ाते हैं या हम कब्रिस्तान छोड़ाते हैं, यानी हम कहते हैं भाई इसकी आत्मा को, शरीर को शांति मिले। तो ये जो मरे हुए 23 मुर्दे हैं, कांग्रेस को इन मुर्दों से मुक्ति लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये मुर्दे जो है भूत बन के, पिशाच बन के, प्रेत बन के, शैतान बन के जो है
कांग्रेस को हमेशा दुख देते रहेंगे। तो कांग्रेस को जितनी जल्दी अकल आ जाए वो ज्यादा अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने बहुत ही अहम बात कही और मुर्दे से उनकी कंपैरिजन की, तुलना किया। ये बहरहाल कांग्रेस कब करती है, क्या कुछ करती है, देखने की बात है। लेकिन देश में एक चिंता तो सभी को है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मजबूत जनतंत्र के लिए। ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने बहुत ही खुल करके, बहुत ही कैंडिड तरीके से अपनी बात रखी। इसी के लिए हम आपका हम आभारी हैं, और आपने दिल्ली में ना रहते हुए भी हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।